नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में हाल के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि लगातार सामने आ रही घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है, लेकिन सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कानून का सख्ती से पालन कराया जाए और किसी भी तरह की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास पूरी शक्तियां हैं और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही उन्होंने समाज से अपील की है कि जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ विकृत मानसिकता के खिलाफ सामूहिक प्रयास किए जाए। हाँ, बिल्कुल। देखिए वाक़ई बहुत दुखद है और दिख भी रहा है कि सीरियल में जिस तरीके से लगातार कंटिन्यू कभी कहीं और कभी कहीं इस तरह की घटनाएँ सुनने को भी मिल रही हैं और दिखाई भी दे रही हैं। वाक़ई ये दुखद तो है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं, उन सबके साथ बैठक भी की है और उनको सख्ताई से कहा है कि कानून का पालन करें। क्योंकि हमारा जो पुलिस प्रशासन है, उनके हाथ में सब कुछ होता है। वो जो चाहे कर सकते हैं। कभी भी अगर कोई शिकायत इस तरह की आती है तो मुझे लगता है कि उनको कठोरता से उसका पालन करना चाहिए और जिस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की शिकायतें आई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को इस तरीके से वो लोग जो गलत कृत्य करने वाले हैं वो अंजाम ना दे सकें और इस तरह की जो घटनाएं हैं ये दोबारा इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है और पुलिस प्रशासन उन लोगों को पकड़ भी रहा है और उनको सजा दिलवाने का। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के रामनगर स्थित एक होटल में आयोजित कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला गया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास वही अधिकारी हैं, लेकिन उनके काम लेने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और सड़कों पर उतरने को मजबूर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास का घड़ा पाप का घड़ा अब भर चुका है। 16 फरवरी को देहरादून में जनता सड़कों पर उतरकर इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने 16 फरवरी को देहरादून में होने वाले प्रदर्शन को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेश से भारी संख्या में लोग जुटेंगे और सरकार के खिलाफ जन आक्रोश का बड़ा प्रदर्शन होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है लगभग 25 से 30 हजार लोग जो है इस प्रदर्शन में पहुंचेंगे और उससे लोगों में बहुत उत्साह है। लगभग अभी मैं कल देख रहा था हमारे कनाली छिना के ब्लॉक प्रमुख जो है वो अपने साथियों सहित अभी से आ गए हैं। तो बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं में है, बहुत उत्साह हमारे नेताओं में है और जनता में बहुत उत्साह देखा जा रहा है 16 तारीख की प्रस्तावित रैली को लेकर और निश्चित रूप से बहुत बड़ी रैली होने जा रही है और ये आई ओपनर होने जा रहा है भाजपा सरकार के लिए। कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष के रूप में काम कर रहा है और इनका जो पाप का घड़ा है भाजपा का वो भर चुका है और बहुत जल्द 2027 से पहले आप देखेंगे वो पाप का घड़ा फूटेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जसपुर विधायक आदेश चौहान के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालत बद से बदतर हो चुके हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, प्रदेश में आए दिन हत्याएं और डकैती हो रही है। उन्होंने कहा कि नशा अपने चरम पर है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। आगे उन्होंने कहा कि इस उत्तरा देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पर किसान आत्महत्या करे, ऐसे दुख की बात कुछ और नहीं हो सकती। प्रीतम सिंह ने कहा कि शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया सरकार को चला रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे। इतना बड़ा होगा कि जब आप अगर देहरादून रहेंगे तो आप भी देखेंगे कि हाँ क्या है, तो सरकार के खिलाफ है, ये जंग है सरकार से। सर जिस तरह से अब सर देखिए सरकार के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इससे जब जब चुनाव आता है तो सरकार कोई ना कोई ऐसा कृत्य करती है जिससे सत्ता में बैठे हुए लोगों को लाभ मिलता है। वो सांप्रदायिक सौहार्द को भी समाप्त करने का काम करती है। SIR के माध्यम से वो जो है जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं
उनका वोट काटना चाहती है। लेकिन उत्तराखंड के लोग सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। अब सरकार कुछ करे, लेकिन इस सरकार की विदाई तय है। प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 8 सांसदों को सांसद निधि के तहत कुल 95 करोड़ 90 लाख रुपए आवंटित हुए, लेकिन अब तक केवल करीब 18% राशि ही खर्च की गई है। जानकारी के मुताबिक सांसदों ने कुल 232 विकास कार्य प्रस्तावित किए, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या को प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिल पाई है। 87 कार्य ऐसे बताए जा रहे हैं जो कागजों पर ही स्वीकृत होने के बावजूद धरातल पर शुरू नहीं हो पाए हैं। इन आंकड़ों ने विकास कार्यों की गति और प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर 232 प्रस्तावित कार्य अधिकारियों के स्तर पर लंबित है तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि देरी के लिए जिम्मेदार है कौन। तो जब ये सूचना ग्राम में विकास आयुक्त, इसका नोडल डिपार्टमेंट है, उसने पूरे प्रदेश की ये विवरण उपलब्ध कराया दिसंबर 2025 तक का, तो बड़े चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। इसमें यह है कि पूरे जब हमने टोटल किया सारा का सारा, तो 95.90 यानी 95.90 करोड़ रुपए की तो सांसद निधि सारे सांसदों को मिली, लेकिन जब खर्च की बारी आई तो केवल 18% जो है इसमें से खर्च हुई। और उसमें से भी जो सांसद कार्य प्रस्तावित कर रहे हैं तो वो अधिकारी की उंगली मार के बैठ जा रहे हैं। उसमें से 232 कार्य जो है अधिकारियों द्वारा ही स्वीकृत नहीं किए। सांसद ने भेज दिए प्रस्ताव करके, लेकिन वो स्वीकृत नहीं किए। और स्वीकृत कार्यों में से भी जो है 87 कार्य जो है दिसंबर 2025 तक प्रारंभ में ली। हाँ, मैं बताता हूँ कि इसमें जो सांसदों की बात है तो खर्च करने में जो सबसे अव्वल हैं वो हमारे सांसद हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद जो है जिनकी सबसे ज्यादा खर्च हुई है 18%। और दूसरे स्थान पे 14% खर्च करने वाले टिहरी गढ़वाल सांसद हैं श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह लोकसभा में। और अन्य 3 सांसदों की स्थिति तो इतनी खराब है कि अनिल बलूनी की तो शून्य दिखाई है, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की 1% से कम दिखाई गई है इस स्टेटमेंट में। और राज्यसभा सांसद इनसे आगे हैं, उसमें जो है 47% नरेश बंसल की है, दूसरे स्थान पर 27% कल्पना सैनी ने खर्च की है और तीसरे स्थान पर 6% जो है महेंद्र भट्ट ने दिसंबर 2025 तक खर्च की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपराधी मस्त और पुलिस प्रस्त की स्थिति है। पिछले 16 दिनों में 5 लोगों की हत्या ने पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज सुबह सिल्वर सिटी राजपुर रोड के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने जिम के पास कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतक का नाम विक्रम शर्मा बताया जा रहा है। इससे 2 दिन पहले तिब्बत मार्केट में बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम गैस एजेंसी मालिक की हत्या कर दी थी। ये अलग बात है कि गैस एजेंसी मालिक की हत्या का पुलिस कुछ ही घंटों में खुलासा कर चुकी है, लेकिन एक के बाद एक दिन दहाड़े हो रही हत्या ने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ सत्ता के कुछ विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। एक दिन पहले ही राज्य के मुखिया ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त दिशा निर्देश दिए थे, बावजूद अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दो आए ये अंदर से, हाँ जी हाँ, ये तेज भागे, हाँ, पब्लिक अंदर की तरफ भागी। हेलो, दो आए ये अंदर से, हाँ जी हाँ, ये तेज भागे। 10 से 10:15 के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर विक्रम शर्मा जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुआ था, वो जिम से नीचे आ रहे थे तो उन पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था। संभवतः एक व्यक्ति कोई बाइक में था जो आगे था, जो जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। विक्रम शर्मा जी को जो अस्पताल ले गए तो वहाँ इनकी डेथ हो गई थी। इनके संबंध में जानकारी की गई, पता चला इन पर 50 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये झारखंड के गैंगस्टर भी हैं और बहुत सारे इनके जो हो सकता है कि झारखंड से रिलेटेड कोई रंजिश, क्योंकि जिस तरह से 50 से ज़्यादा मुकदमे, 120 करीब मर्डर के मुकदमे बता रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि कोई गैंग वार के रूप में या कोई ऐसी रंजिश हुई हो जिसके कारण घटनाक्रम हुआ। तो समस्त चीज़ों की जानकारी की जा रही है। इसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जैसी भी टीमें लगाई गई हमारी। सर किस तरीके से देख रहे हैं आगे इस तरीके की आपराधिक घटना को? देखिए, जिस तरह का प्रोफाइल पता चला, क्योंकि अब एक विक्टिम है, उनकी डेथ हुई है और दुखद है, बट जिस तरह से उनका क्राइम रिकॉर्ड पता चला है और झारखंड पुलिस से संपर्क किया गया तो बताया गया कि उन पर 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं और भी चीज़ें जानकारी की गई है। तो क्या पता कि उनका कहीं इस तरह से कोई गैंग वार से रिलेटेड हो या कोई पारिवारिक रंजिश हो या अन्य कोई रंजिश हो, क्योंकि जब इतने मुकदमे होते हैं तो रंजिश होना स्वाभाविक है। इस एंगल पे काम कर रहा है। देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई है जहां दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। 16 दिनों में ये 5वीं घटना देहरादून से सामने आ रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भी इसको लेकर सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता विशाल से। विशाल, 16 दिनों में ये 5वीं घटना हुई है, क्या कुछ इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है? क्या कुछ अभी तक एक्शन लिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि विक्रम शर्मा ये नाम का युवक था जिसकी जान चली गई है और ये भी बताया जा रहा है कि झारखंड का ये आरोपी था और कई मुकदमे इससे पहले से दर्ज भी थे। वहां का बदमाश इसको कहा गया है और ये बताया जा रहा है कि शायद किसी गैंग के साथ इसकी पहले से रंजिश चल रही थी। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये भेष बदल कर या फिर नाम बदल कर रह रहा था उत्तराखंड में और जिम में ये गया हुआ था और जैसे ही ये जिम से बाहर निकला तभी दूसरे जो गुट के लोग थे उन्होंने इस पर गोली बरसा दी। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी और खनन से जुड़ा ये मामला हो सकता है। और आज सुबह की ये दर्दनाक घटना है जब सिल्वर सिटी कॉम्प्लेक्स में ये एक युवक को गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई है। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वो यही मिल पा रही है कि ये व्यक्ति झारखंड का रहने वाला था, उत्तराखंड में रह रहा था और प्रॉपर्टी के विवाद में पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे कि और ये भी देखा जा रहा है कि लगातार राजधानी में एक बार फिर से जिस तरह से लगातार ये इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती जी बिल्कुल विशाल, ऐसे में लगातार 15 दिन में ये 5वीं घटना है, तो क्या कुछ पुलिस अब इसमें कदम उठा रही है? कोई एक्स्ट्रा इसमें काम किया जा रहा है, निगरानी की जा रही है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ एहतियात के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मौके पर तमाम पुलिस बल, तमाम टीमें भी गठित की गई है। हालांकि पहले तो इसी व्यक्ति का पूरा इतिहास खगाला गया और जिसमें कि ये बात सामने आई कि झारखंड का ये व्यक्ति था मूल रूप से और उत्तराखंड में आकर के रह रहा था। हालांकि ये भी पुलिस मान रही है इस मामले में कि ये गैंग वॉर भी हो सकती है क्योंकि इस तरह के मामले से जुड़ा हुआ भी ये मैसेज है। और कहा जा सकता है कि क्योंकि जब ये बताया जा रहा है कि ये जब व्यक्ति सिल्वर सिटी कॉम्प्लेक्स में से बाहर आ रहा था तब उस पर ये फायरिंग हुई और जिसमें इसकी जान चली गई है। हालांकि प्रॉपर्टी और खनन से इस मामले को जोड़ा जा रहा है और अभी पुलिस हर तथ्य के पहलू से जांच भी कर रही है, हर पड़ताल कर रही है हर तरह की, ताकि ये मामला सामने आ सके कि आखिर वजह क्या थी कि गोली मारी गई। हालांकि सभी जो तार है उनको जोड़ने का काम भी पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विशाल, ऐसे में ये 5वीं घटना है 2 हफ्तों के भीतर में, तो पुलिस इनको रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है? क्योंकि बेखौफ अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया है कि अभी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ था, मौके पर तमाम जो साक्ष्य थे वो भी जुटाए गए। जी बिल्कुल विशाल, इस घटना को लेकर तो पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन और घटनाएं जो घट रही हैं लगातार एक के बाद एक, उनको लेकर क्या कुछ पुलिस की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं? कोई बैठकें की गई हैं, निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि गश्त बढ़ाया जाए, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी है? देखिए, क्योंकि राजधानी देहरादून अब क्राइम कैपिटल जिस तरह से बनता जा रहा है, एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में लोगों में डर का माहौल भी है, दहशत भी है और इसको लेकर हाल फिलहाल में पुलिस प्रशासन की भी एक बड़ी बैठक हुई थी। डीजीपी ने भी इस पूरे मामले पर एक बैठक की थी, उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के बैठक ली थी और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने की व्यवस्था सुचारू रूप से करने को कहा था। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो इलीगल वेपन्स जो आ रही हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि जो हथियार बरामद हो रहे हैं, ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? क्या बॉर्डर्स पर चौकसी नहीं बरती जा रही जब इस तरह के मामले आ रहे हैं? तो ये भी अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अब गश्त करने के भी निर्देश दिए हैं, तमाम बॉर्डर्स पर भी चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और तमाम लोग जो बाहर से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं उनके सत्यापन करने के लिए भी अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि ये पुलिस के लिए भी बड़ी सरदर्दी है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक के बाद एक मामले सामने आए, हालांकि इससे पहले की जो घटना हुई थी जब तिब्बती मार्केट में
तो तब भी ये देखा गया था कि पुलिस ने जैसे ही उसका जी। खुलासा किया, और आज सुबह सुबह की ये घटना थी कि जब गोली मारकर एक व्यक्ति को फिर से मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि राजधानी में जो बेखौफ होकर के जो बदमाश घूम रहे हैं वो पुलिस को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं, और ऐसे जी। में पुलिस भी गंभीर अब नजर आ रही है और तत्परता के साथ जांच पड़ताल इसमें की जा रही जी है कि बिल्कुल आखिर कौन वो विशाल, लोग थे, इस उनको पूरे पकड़ने के लिए भी योजना मामले बनाई जा में रही है। तत्परता दिखानी होगी और पुलिस की तरफ से लगातार निगरानी करनी होगी। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्रीनगर नगर निगम श्रीनगर में अनियमितताओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल पार्षद संदीप सिंह रावत और झाबर सिंह रावत ने मेयर आरती भंडारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी पौड़ी को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने नगर निगम के कार्यों में अनियमितताएं पाई और मेयर पति की ओर से हस्तक्षेप किए जाने की जांच की मांग की है। पार्षदों का आरोप है कि निगम की पहली बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के बावजूद बिना पार्षदों की एनओसी के ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है। टेंडर संबंधी सूचनाएं पार्षदों को नहीं दी जा रही है और 4 महीने के बाद जानबूझकर 30 दिसंबर को बोर्ड बैठक बुलाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना बोर्ड प्रस्ताव के 10,000 बाल्टियों की खरीद की गई है। वहीं नगर निगम श्रीनगर की मेयर आरती भंडारी ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनके पति केवल सलाहकार की भूमिका में निगम कार्यालय में आते हैं और किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करते हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि उन्होंने नगर निगम श्रीनगर से जुड़ी शिकायतें प्राप्त कर ली हैं, जिसकी जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। मामला श्रीनगर नगर निगम का। मैं झावर सिंह रावत, वार्ड नंबर 18, गणेश बाजार से पार्षद, और विषय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे। शिकायत हमारी ये है कि मेयर पति महोदय श्रीमान लखपत सिंह भंडारी जी जिस तरह से नगर निगम में उनका एकमात्र वो शासनादेश कहेंगे हम शासनादेश कहेंगे या उसको अत्यधिक एक हस्तक्षेप कहेंगे कि वो आए दिन 24 घंटे नगर निगम में हस्तक्षेप करते आए हैं। देखिए, आपने अभी कहा कि मैं विरोध करता हूँ, मैं विरोध नहीं करता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं अधिकारों का जब हनन होता है तो हम अपने अधिकारों को बचाने का प्रयास करते हैं। हाँ, आवाज़ मेरी थोड़ी ऊंची है इसलिए मैं कह सकता हूँ। देखिए, आज हम नगर निगम की अनियमितताओं और मेयर पति के बढ़ते हस्तक्षेप और अभी मेले को लेके एक प्रकरण सामने आया है जिसमें पार्षदों को थोड़ा मतलब बेइज्जती सी महसूस हो रही है कि उसमें हमारा नाम लिया है, जबकि हमारा कोई लेना देना है नहीं उस चिट्ठी में। तो इसको लेके आज हमने ज्ञापन दिया डीएम जिलाधिकारी महोदय को कि आप इस पर संज्ञान लें, कमेटी बनाएं, एडीएम के माध्यम से इसमें जांच कराएं। ये लेकर आज यहाँ आए थे। विषय बहुत सारे थे उसके अंतर्गत, तो हमने 22 पन्नों की एक पूरी पत्रावली उनको दी है, विद सबूतों के साथ दी है कि किस प्रकार से अनियमितताएं हो रही है, किस प्रकार से हस्तक्षेप हो रहा है, किस प्रकार से मेले से पार्षदों को दरकिनार करने की पूरी कोशिश पहले की गई और अब इस प्रकार से आरोप लग रहे हैं जिसमें पार्षदों को घसीटा जा रहा है। इस प्रकार के आरोपों से अपने आप को बचाने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है कि जो भी आरोप प्रस्ताव मेले को लेकर पार्षदों के ऊपर लग रहे हैं उसमें अच्छी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, कमेटी के माध्यम से जांच हो और पूरे मेले की जांच हो। हम तो कहते हैं मेले के टेंडर से लेकर और मेले के समापन तक की पूरी जांच हो कि कितना खर्चा आया, कितना खर्चा नहीं आया, क्योंकि हमें तो मिल नहीं रहा आए हुए। तो वो समिति उसकी जांच करे और हमारे सामने क्या, पूरे श्रीनगर के सामने, पूरे उत्तराखंड के सामने, पूरे पौड़ी के सामने ये जांच आए कि एक मेले को लेकर आखिर क्यों इस प्रकार की भातियाँ आ रही हैं। देखिए, ऐसा अभी कुछ नहीं है। मैं तो भाजपा की पहले से ही सिपाही रही हूँ और वो बात अलग है कि भाजपा के परिवार से आज हम अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवाधारी हूँ, मैं सनातनी हूँ और इस बात का मुझे गर्व है। बयान में ये है नहीं कि कौन दो पार्षद क्या बात कर रहे हैं, और मेरे पे अगर आरोप हैं कि मैंने अगर पार्षद पति को बाहर किया है तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि मैंने मीटिंग हॉल से पार्षद पति को बाहर किया था। और रही बात मेरे हस्बैंड की निगम में आने की, तो निगम में किसी का ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है। और मेरे हस्बैंड एज ए मेयर वहाँ पे नहीं आते हैं, एज ए मेयर पति वहाँ पे नहीं आते हैं। देखिए, सबके सलाहकार होते हैं, वो मेरे सलाहकार हैं। और कभी भी कोई भी मुझे आके एक ये प्रूफ दिखा दे कि वो मेरी सीट पे बैठे हैं या मैं जो कार्य कर रही हूँ उनमें उनकी दखलंदाजी है, तो निश्चित तौर पे जो कार्रवाई जनता मुझ पे करना चाहे, जो जहाँ से भी हो, मैं उनमें पूरा समर्थन दूंगी।
मसूरी में कैंपटी टैक्सी स्टैंड के पास अवैध खनन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा ढह गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि रात के समय जेसीबी मशीन लगाकर मुख्य मार्ग के नीचे प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसमें एक नगर पालिका सभासद का नाम भी शामिल है, लेकिन ना तो खनन विभाग और ना ही वन विभाग की ओर से इस ओर ध्यान दिया गया। ये मार्ग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और कैंपटी फॉल गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ता है, जो कभी भी दरार आने की वजह से बंद हो सकता है। इस संबंध में क्षेत्रीय सभासद सचिन गुहेर ने कहा कि अगर इस प्रकार का अवैध खनन हो रहा है तो अधिकारियों से जांच की मांग करेंगे। सचिन कौन? और इस तरह का अगर कोई अवैध खनन या अवैध तरीके से काम चल रहा है तो इसकी उच्च स्तरीय अधिकारियों से मैं मांग करता हूं कि उच्च अधिकारी इसमें संज्ञान लें कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि अगर रोड अगर एनएच की गिरती है तो इससे पूरा यातायात बाधित हो रहा है। पूर्णतः ये रोड बंद हो चुकी है और अगर कोई भी अगर भूमाफिया इस तरह का काम करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी जांच बैठाई जाए। सर देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड जब से बना है ना, अगर अधिकारी सारे मिलके अगर सही से काम करें तो ये आपदाएं आना बंद हो जाएं और कोई भी अगर गलत कार्य होता है तो होगा ही नहीं, क्योंकि अधिकारी का डर तो होना चाहिए। अब यहाँ अगर अधिकारी मौके से फरार हैं या मौके पे आ नहीं रहे हैं या कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह का काम हो रहा है। औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप विंटर कार्निवल का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप पर पहली रेस संपन्न हुई। जॉइंट सलालम रेस में हिमाचल प्रदेश की महिला स्कीयर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। इस रेस में आंचल ठाकुर को गोल्ड, संध्या ठाकुर को सिल्वर, तनुजा ठाकुर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तीनों पदक हिमाचल प्रदेश के खाते में गए हैं। इस मौके पर स्कीइंग एथलीटों में उत्साह देखने को मिला। इस नेशनल विंटर गेम्स में मेजबान उत्तराखंड सहित कुल 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। कालसी में राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के शताब्दी वर्ष विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने समाज की एकजुटता और भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प पर जोर दिया। रामलीला मैदान में हुए सम्मेलन में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और युवा जुटे। मुख्य वक्ता पवन जी ने कहा कि समरसता, कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। सामूहिक परिवार व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और परिवार प्रबोधन को समाज की मजबूती का आधार बताया गया। वक्ताओं ने जौनसार बाबर के वीर योद्धाओं ननंतराम नेगी और शहीद केसरी चंद के बलिदान को याद करते हुए समाज से राष्ट्र और धर्म रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की अपील की है। पब्लिक स्कूल के छात्र कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। उनके बाजपुर के पत्रकार विमल भारती की ओर से पुलिस प्रशासन पर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद मामले में बाजपुर के क्षेत्राधिकारी विभव सैनी ने प्रेस वार्ता कर पुलिस का पक्ष रखा। सीओ विभव सैनी ने पत्रकार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया। प्रेस वार्ता के दौरान सीओ ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पत्रकार विमल भारती को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके चलते पीडब्ल्यूडी विभाग ने बीते दिनों अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की, जहां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था। सीओ वैभव सैनी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पत्रकार की ओर से अधिकारियों के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की महिला अधिकारी की तहरीर पर पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पत्रकार की ओर से लगाए गए पुलिस मारपीट और अमानवीय व्यवहार के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। हरिद्वार जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी कप्तान अरुणा भारती के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ट्रेनों में मोबाइल और पर्स चोरी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि चलती ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाते हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गैंग के 2 सदस्य ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, जबकि तीसरा आरोपी चोरी किए गए मोबाइल का लॉक तोड़कर नया यूपीआई पिन बनाता है और एटीएम से पैसे निकाल लेता था। इसके चलते मोबाइल सस्ते दामों में बेच दिए जाते थे। दरअसल 25 जनवरी को हेमकुंड एक्सप्रेस में हुई बड़ी चोरी की घटना के बाद जीआरपी ने टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।